समय की है जब भारत में ब्रिटिश राज था। 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय राजनीति में कदम रख चुके थे। इसके पहले साउथ अफ्रीका में भारतीयों के हितों की लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली थी। इसी से प्रभावित होकर गोपाल कृष्ण गोखले का संदेश लेकर चार्ल्स एंड्रयूज साउथ अफ्रीका पहुंचे। संदेश बिल्कुल साफ था, अब मोहनदास करमचंद गांधी की जरूरत साउथ अफ्रीका से ज्यादा भारत को है। हुआ भी वैसा ही। भारत पहुंचते ही एम.के. गांधी ने पहले भारत की राजनीति को समझना शुरू किया। उनके भारत आने के 2 महीने के अंदर ही गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो गया, जिसके चलते सक्रिय राजनीति में गांधी को जल्दी आना पड़ा। जल्द ही अपना आजमाया नुस्खा सत्याग्रह को लेकर एम.के. गांधी चंपारण पहुंच गए। ये बात 1917 की है। चंपारण में उन्हें सफलता भी मिली। 1918 में ऐसा ही खेड़ा सत्याग्रह में हुआ। मुद्दा क्षेत्रीय स्तर का था और खेड़ा में भी उन्हें अच्छी सफलता मिली। राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह करने के पहले ये 2 क्षेत्रीय सत्याग्रह सफलता की कसौटी पर खरा उतरा था। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को खुश रखने के लिए अपनी दमनकारी नीतियों के बीच में सुधार का झुनझुना भी पकड़ा देती थी, जिसमें यहाँ के नेता उलझकर रह भी जाते थे। इसी बीच 1917 में ही रॉलेट-सेडिसन कमेटी का गठन किया गया, जिसका काम भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का स्वरूप जानना और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं इसकी खोजबीन करना था। उस समय क्रांतिकारियों द्वारा षड्यंत्रकारी घटनाओं वाले अदालती केस के निपटारे में भी ब्रिटिश सरकार को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इसी सब को देखते हुए जस्टिस एस.टी. रॉलेट की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास कर दिया। सरकारी रिकॉर्ड में इसका नाम एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 है। इसमें स्पेशल कोर्ट के जरिए 3 सदस्यों वाले हाई कोर्ट के जज द्वारा केस के त्वरित निपटारे का प्रावधान था। इस एक्ट के जरिए आंदोलनकारी नेताओं से कोर्ट में फिर से अपील करने की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था। बिना किसी वारंट के सरकार किसी के घर पर छापा मार सकती थी। किसी भी लिखित सामग्री को बड़ी आसानी से प्रतिबंधित श्रेणी में लाया जा सकता था। उसके लिए कड़े दंड के प्रावधान थे। जाहिर है रॉलेट एक्ट का विरोध तो होना ही था। ऐसे में रॉलेट सत्याग्रह की नींव रखी गई। एम.के. गांधी की टीम में वल्लभ भाई पटेल और सरोजनी नायडू साथ आए। 6 अप्रैल 1919 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाले आईएनसी की अमृतसर सेशन में ये प्रण लिया गया कि जब तक इस दमनकारी एक्ट को ब्रिटिश सरकार वापस नहीं ले लेती, अहिंसावादी सत्याग्रह चलता रहेगा। बात आग की तरह पूरे देश में फैली और अहिंसावादी सत्याग्रह दंगे और आगजनी में तब्दील हो गए, जिसमें जान और माल की क्षति भी हुई। सरकार ने 11 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिसके चलते पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार एम.के. गांधी पंजाब नहीं पहुंच सकते थे। इन सब बातों से अनजान देश की जनता अमृतसर के जलियांवाला पहुंचती रही और कानून व्यवस्था की दुहाई देते हुए जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को निहत्थे भारतीयों पर गोली चला दी। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 379 लोगों की मौत हुई थी और 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। असली संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। 18 अप्रैल 1919 को एम.के. गांधी ने आधिकारिक रूप से रॉलेट सत्याग्रह को खत्म करने की घोषणा की। इस तरह से सत्याग्रह 15 दिनों के भीतर ही दम तोड़ गया। ब्रिटिश द्वारा भारत और इंग्लैंड दोनों जगह जनरल डायर को एक हीरो की तरह स्थापित किया गया और उसके नाम कई फंड भी शुरू किए गए और डायर को दिए भी गए। वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने जनरल डायर को निर्दोष माना। उस दिन और उस घटना को सभी भारतीय एक काला दिवस के रूप में देखते हैं। निष्पक्ष जांच की मांग सब तरफ से उठने लगी। हंटर कमीशन बिठाया गया। जांच की रिपोर्ट आती उससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे बढ़ने की योजना बना चुकी थी। 21 जुलाई 1919 को एम.के. गांधी ने घोषणा की कि सरकार के पहले के सकारात्मक संकेतों को देखते हुए हम ये सत्याग्रह फिर से नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ब्रिटिश सरकार को किसी तरह की शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। एम.के. गांधी ने सत्याग्रहियों से आग्रह किया कि वे स्वदेशी सामान के इस्तेमाल को बढ़ावा दें और हिंदू मुस्लिम एकता जैसी रचनात्मक कार्यों को मजबूती प्रदान करें। एम.के. गांधी का ये फैसला देश की जनता के मूड के हिसाब से नहीं था और पूरा देश हताश नजर आ रहा था और इससे उबरने में देश को काफी वक्त भी लगा।
आपको याद दिला दें कि उस समय तक प्रथम विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका था। लगे हाथ थोड़ी और यादें ताज़ा कर देते हैं। 1914 में ऑस्ट्रिया के आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड की राजनीतिक हत्या के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने मिलकर सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। धीरे धीरे कई देश इसमें शामिल हो गए और फिर ये विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। खैर, इस युद्ध में 2 धुरी बनी थी। पहला सेंट्रल पावर्स और दूसरा अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर जैसे देश थे, तो अलाइड पावर्स में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमानिया, जापान, यूएस आदि। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 में अलाइड पावर्स की जीत हुई थी। टर्की का बंटवारा हो चुका था। थ्रेस को ग्रीस के हाथों सुपुर्द किया गया और एशियाटिक हिस्से को ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों मैंडेट के हिसाब से चलाने के लिए दे दिया गया। टर्की के सुल्तान, जिसे खलीफा भी कहते हैं, उनकी शक्ति नाम मात्र की थी। असली पावर अलाइड पावर्स द्वारा स्थापित प्रतिनिधि के पास था, जो खलीफा के नाम पर शासन चलाते थे। इस बदलाव से भारतीय मुसलमान बहुत क्षुब्ध हुए और बहुत जल्दी इसको बदलना चाहते थे और इस पर बात करने के लिए 1919 में एक दल बनाकर टर्की के नेशनलिस्ट नेता मुस्तफा कमाल अतातुर्क से बातचीत की कोशिश भी कर चुके थे। इस दल का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने किया था, जिसमें उनके भाई शौकत अली भी थे। बाद में मौलाना अबुल कलाम आजाद, हाकिम अजमल खान, मुख्तार अहमद अंसारी आदि भी जुड़ते चले गए। मोहनदास करमचंद गांधी ने तो खिलाफत मामले को भारत द्वारा स्वराज मांग के समतुल्य ठहरा दिया। जब ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में किया गया, तो बिना किसी विरोध के M.K. गांधी को प्रेसिडेंट चुन लिया गया। M.K. गांधी ने मुसलमानों से आग्रह किया कि वो वर्ल्ड वॉर 1 की सफलता के जश्न में शरीक ना हो, क्योंकि ब्रिटिश सरकार टर्की में खलीफा के मामले का सही से निपटारा करने में असमर्थ रही है। M.K. गांधी ने कॉन्फ्रेंस में सुझाव दिया कि लोग सरकार द्वारा दिए गए मानद पदों को त्याग करें, राजनीतिक, पुलिस और सेना की सरकारी पदों का त्याग करें, सरकार द्वारा दिए गए सम्मान का त्याग भी करें। इसके साथ उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वो काउंसिल की सदस्यता का त्याग करें और टैक्स न भरें। M.K. गांधी की नजर में ये वो रास्ते थे जिसके जरिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया जा सकता था। भीमराव अंबेडकर के विचार में खिलाफत आंदोलन मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया था और जिस गंभीरता और आस्था से M.K. गांधी ने इसे आगे बढ़ाया था, उससे तो खुद मुसलमान भी आश्चर्यचकित रह गए थे। इस आंदोलन को सफलता की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि टर्की भारत से दूर था और खुद वहाँ के लोग राजशाही को नकार कर लोकतंत्र की ओर बढ़ना चाहते थे। तो ऐसे में भारत के लोग क्यों खलीफा की ताजपोशी चाहेंगे और उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार सच तो ये है कि जितना ब्रिटिश ने टर्की के धर्मगुरु खलीफा की शक्ति को कम नहीं किया था, उससे ज्यादा टर्की के मुस्लिम ने उनकी ताकत और महत्व को कम किया था। किसी भी मुस्लिम राष्ट्र को इसकी कोई फिक्र नहीं थी और सभी टर्की वासी वहाँ डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे। लेकिन M.K. गांधी अपने रुख पर अडिग थे। भीमराव आगे साफ कहते रहे कि असहयोग आंदोलन की जड़ में खिलाफत आंदोलन था, न कि स्वराज की मांग, जो कि आमतौर पर लोगों के जहन में बैठा हुआ है। वास्तविकता ये है कि स्वराज की मांग को बाद में जोड़ दिया गया ताकि हिंदू और दूसरे धर्म वाले भी अपने आप को इससे जुड़ा हुआ महसूस करें। इसको क्रमवार कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ और M.K. गांधी को प्रेसिडेंट चुना गया। 10 मार्च 1920 को कलकत्ता में असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तय हुई। 30 मई 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी AICC की बनारस बैठक में खिलाफत मामले में M.K. गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया गया। तय ये हुआ कि वो सरकार से इस मामले पर फिर से सोचने की मांग रखेंगे, जबकि मुख्य मुद्दा जलियांवाला बाग हत्याकांड और जनरल डायर को जांच के दायरे में शामिल करना था। इसके साथ दमनकारी रॉलेट एक्ट को हटाने की बात भी AICC की इस बैठक में पहली बार रखी गई। 22 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने वाइसरॉय को 1 अगस्त तक की मोहलत दी और कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि वाइसरॉय की तरफ से कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की जाती है। इसके बाद M.K. गांधी केसरे हिंद सम्मान और महारानी का साउथ अफ्रीका मेडल को वापस कर देने की घोषणा कर देते हैं। ये सम्मान और मेडल साउथ अफ्रीका में उन्हें बोर वॉर और जुलू रिवॉल्ट में ब्रिटिश सरकार का साथ देने के लिए दिया गया था।
M.K. गांधी ने खिलाफत को अपनी नाक की बात बना ली थी और ये बात उनके उस समय के भाषणों से साफ हो जाता है। वो अपनी ही 1919 के अमृतसर सेशन वाली बात से मुकर गए थे, जब उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार को शर्मिंदगी से बचाने के लिए किसी भी तरह के असहयोग आंदोलन करने से दूरी बना ली थी। उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा चल रहे सुधारवादी कामों की भी दुहाई दी गई थी। लाला लाजपत राय के विचार में भारतीय मुस्लिम दूसरे देशों के मुस्लिम से अलग दिख रहे थे और ऐसे में अखंड भारत का विचार मुश्किलों भरा हो सकता था। आगे चलकर ये सच भी साबित हुआ, जिसकी परिणति भारत के विभाजन के रूप में हुई, जो सभी के लिए बहुत दुखदायी रहा। दंगे हुए और जान माल की अपार क्षति हुई, जिसे चाहकर भी लोग आज तक भुला नहीं पाते हैं।